Hello everyone, Assalamu alaikum. We are going to discuss the history of ideas and the title is Post-Colonial Philosophy. हम post-colonial से पहले सबसे पहले हमें colonization को समझना पड़ेगा। colonization क्या है? Basically colonization से भी before अगर हम जाएं तो एक हमें concept को understand करना पड़ेगा, वो है imperialism. Imperialism basically डोमिनेशन होता है एक नेशन का दूसरी नेशन पे, जब कोई एक ताकतवर अपनी पावर मिलिट्री की बेसिस के ऊपर जब किसी भी एक ज़मीन को फतह कर लेता है, कॉन्क्यूर कर लेता है और अपनी पोजीशंस के ऊपर, इकोनॉमिक पावर के ऊपर, अपनी मिलिट्री पावर के ऊपर, दिस इज़ व्हाट द इंपीरियलिज्म। उस राज के बाद, उस साम्राज्य के बाद जैसे कि ब्रिटिश ने इंपीरियलिज्म कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, इससे पीछे हम जाएं तो रोम्स ने जब दुनिया में एम्पायर्स बनाई हैं, तो जब एम्पायर्स बनाई जाती हैं उसमें एक फतूहात होती हैं, एक जगह को, ज़मीन को कॉन्क्यूर कर दिया जाता है। आफ्टर दैट फिर उसको रूल करते हैं, जिस जगह को फतह किया है तो उस पे वो अपना कोई रूलर जो है वो तैनात करेंगे, जो वो कमांड करेगा, फिर वहाँ पे कोई एक आइडियोलॉजी बनाई जाएगी। दिस इज व्हाट द कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइज किया जाता है वहाँ के लोगों को, यानी कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर, और ये सब पावर गेम है बेसिकली। फिर वहाँ पे कल्चर, आपको एक एग्जिस्टिंग कल्चर होगा वहाँ का, और एक जो डोमिनेटिंग कॉन्क्यूरर है वो अपने कल्चर को एम्बेड करेगा। तो इस तरह एक कॉलोनाइजेशन का एक प्रोसेस शुरू होता है। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ब्रिटिश इंडिया में एंटर किया तो साथ साथ जो है वो जब रूल किया तो अपने कल्चर को पॉपुलराइज कराया, एजुकेट कराया। और हमने देखी है तहरीकें कि फिर एक ज़ोर ज़ोर रहा कि इस लैंग्वेज को सीखा जाए, इंग्लिश को पॉपुलर कंसिडर किया जाए, ज़बान के ऊपर तरजीह दी गई। और फिर हम देखते हैं मोहम्मदीन ओरिएंटल कॉलेज, सर सैयद अहमद खान की मूवमेंट हमें नज़र आती है कि जब तक हम लिखेंगे पढ़ेंगे नहीं, उनसे उनकी ज़बान में बात नहीं करेंगे तो हम आज़ादी नहीं ले सकते। और फिर आगे चल के फिर हमें जिन्ना जैसे लोग हमें नज़र आते हैं। तो आपने देखा कि कॉलोनाइजेशन का एक असर किस तरह से रहा कि हमने वो लैंग्वेज, वो कल्चर, वो ड्रेस और वो एक अंदाज़े बयां, हमने एक उसका एक असर और रसूख आया। ये कुछ अब से नहीं है, ये हमेशा से इसी तरह से एक एक सिस्टम है। एक कॉलोनाइजेशन जो होती है वो उसमें दूसरा आइडियाज़ जो है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ अदरनेस डेवलप होता है। अच्छा जी, अब ये पोस्ट कॉलोनाइजेशन क्या है? हमने कॉलोनाइजेशन तो इस बात को समझा। कॉलोनाइज़ जब लोगों को कर दिया जाता है, एजुकेट किया जाएगा उनको, उनके तरीके से रंग ढंग संग उनको बताया जाता है कि हम बताएँगे आपने कैसे जीना है, कैसी ज़िंदगी गुज़ारनी है। और उनको कल्चर, अ नए कल्चर, नए अदब-आदाब, तौर-तरीके, और कंसीडर टू बी एज़ एन इंफीरियर वन एंड टीच देम द सुपीरियर वन। तो होगा क्या इसके नतीजे में? अगर आप इसका आउटकम सोचेंगे तो हम अपने रस्म और रिवाज और ट्रेडिशंस एंड नॉर्म को भूलते चले जाएँगे, और उसके बरक्स एक ओवरलैप यानी एक नया कल्चर हमें डेवलप होता नज़र आएगा। तो हमने देखा है कि हम जैसे आज के ज़माने में हम ना आधा तीतर ना आधा बटेर, तो हाफ़ ईस्ट हाफ़ वेस्ट, हाँ? तो हम पे मग़रिब का असर भी नज़र आता है, ईस्ट का, और साथ-साथ हम अपनी अपनी वैल्यूज़ को भी होल्ड करना चाहते हैं। तो यही सब इस जो थ्योरी की डिबेट्स एंड डिस्कशन है कि किस तरह से पोलराइज़ किया गया है, किस तरह से मार्जिनलाइज़ किया है, ईस्ट और वेस्ट के दरमियान एक डिवाइड लाइन खींची है। क्या उसके पीछे एथनिसिटी है, रेसिज़्म है, रिलीजियस आइडियोलॉजी है, किस तरह से जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो है जिसमें वाइट सुप्रीमेसी हमें नज़र आती है, और उसके बरक्स जो हमें ईस्ट है वो उसको कंसिडर किया जाता है कि वो बहुत कोई इंफीरियर है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, गरीब ममालिक, गँवार किस्म के लोग हैं। और जो भी कुछ वेस्ट में है वो सुपीरियर है, बेटर है, वो लाइफ़स्टाइल, वहाँ का कंटेंट, लिटरेचर इस तरह से प्रोड्यूस हुआ। हम इस कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं, तो आपने देखा कॉलोनाइज़ेशन के अंदर जो है
हमें बताया जाता है कि हम कितने सिविलाइज़ हैं और हमें जो है वो डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ आपने देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो हमारे लॉ हैं वो भी अभी तक हमारे पास वही ब्रिटिश एक्ट एंड ब्रिटिश लॉ हैं। इंडिया पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है वो भी आज अंग्रेज़ों का छोड़ा हुआ है। जैसे कि लुंडा के कपड़े हैं वैसे ही लुंडा के आइडियाज़, यानी हमारे पास बहुत सारी ऐसे रिजेक्टेड थ्योरीज एंड आइडियाज़ हैं जो हमने अपने सिस्टम के अंदर अडॉप्ट की हैं। तो ये जो कॉलोनाइजेशन है वो बेसिकली साइकोलॉजिकल वॉर है। वो आपको एक ज़हनी तौर पे, एक आइडियोलॉजिकली तौर पे विन करना है, कॉलोनाइज़ करना है और ये कंसिडर कराना है कि जो हमारे आइडियाज़ हैं वो कितने इन्फीरियर हैं और उसके मुकाबले में जो अदर आइडियाज़ हैं वो कितने बेटर हैं। तो ये जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन का एक नारा है, स्लोगन है कि वी आर बेटर देन एंड वी टीच देम द अदर। और जो है ये कॉलोनाइजेशन की के साथ हमने देखा है। और ये आइडियाज़ कहाँ से शुरू हुए अभी हम आगे जाके देखेंगे। एडवर्ड सईद 1970 में अपनी एक किताब लिखता है ओरिएंटलिज्म, जो मैं भी आपको आगे जाके उसका रेफरेंस दूँगा। वहाँ से ये डिबेट जो है वो शुरू होती है बिल्कुल इसी तरह से। और कॉलोनाइजेशन में जो है वो सिविलाइजेशन की बात हो रही है कि जो है माशरे को किस तरह से सिविलाइज किया जाए। और हमने देखा है ये जो कॉन्सेप्ट है ओरिएंटलिज्म कहते हैं ईस्टर्नाइजेशन को, जैसे कि हम ये कहें कि मुस्लिम ज़ारा आपने देखा है 900 ईयर्स मुस्लिम ने रूल किया, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, ईरान, बगदाद, ये सब खुरासा था पहले और ये सब इंडो पाक सब ये खत्ते पे मुसलमान एक रूलर रहे हैं अपने। यहाँ पे आपको उनके कल्चर वैल्यूज़ नज़र आएँगे। तो आप देखेंगे ओरिएंटलिज़्म जो है वो उसमें यही हमें बताने की शायद कोशिश की जा रही होती है। जो इंटरप्रिटेशन होती है बाय द वेस्टर्न यूरोपियन राइटर्स एंड इंटरप्रेटर कि जो ओरिएंट ईस्टर्न हैं वो बड़े chaotic हैं और बड़े इरेशनल हैं और बड़े ईविल हैं। और एक एक ऐसा डबल कॉन्शसनेस हमें नज़र आता है। और ये सारी बात सबसे पहले एडवर्ड सईद ने 1970, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो अपनी बुक में उसने अपनी एक रिसर्च की कि वेस्टर्न कॉन्सेप्शन को इंट्रोड्यूस कराया और डिफरेंट फार ईस्ट और के जो राइटर्स हैं उसने उनके दरमियान एक डिफरेंस क्रिएट किया बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। और एंड ही रॉट द ऑल दोस आइडियाज अबाउट द ओरिएंट, अबाउट द ईस्ट। और वो लिटरेचर प्रोड्यूस किया जो ईस्ट और वेस्ट के दरमियान एक डिवाइड लाइन के क्या डिफरेंस पाए जाते हैं। और एल्बर्ट सही ने अपने जो रिलेशनशिप बताया कि पावर रिलेशनशिप है, पावर डोमिनेशन है फॉर एनी इंटरप्रिटेशन कि हम ईस्ट और वेस्ट के दरमियान अगर हम देखते हैं तो पावर, जिसके पास पावर होती है वो ही डिक्टेट करता है उस कल्चर को और वहाँ के रिलीजन को, वहाँ के सुप्रीमेसी को। तो हमने देखा होगा जो प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन है वो ही डोमिनेट नज़र आते हैं और उसकी वेजेस एंड सैलरी भी ज़्यादा होती हैं जो हमें नज़र आता है वेस्टर्नाइज। इसकी एग्जांपल है मेरे पास आप लोगों के लिए कि देखें दुनिया जिस तरह से बाइपोलर हुई है और ये बाइनरी पोजीशन में गई है और ये सब कुछ फैब्रिकेट हुआ हुआ है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप देखेंगे जो आपकी मेहनत है, मज़दूरी है, लेबर है, वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। मिसाल के तौर पे जो लोग मैनुअल वर्क डन करते हैं जैसे कि पीसण, लेबर, किसान, मज़दूर तबके के लोग, उनकी आप देखेंगे जो मुआवज़ा है, उजरत है, वो बहुत ही थोड़ी है। उसके बरक्स अगर आप देखें अगर वो काम जो मेंटल वर्क डन है जैसे कि कंप्यूटर जनरेटेड वर्ल्ड, आईटी से रिलेटेड वर्ल्ड हो गए या फिर सुपरविजन हो गया, मैनेजरियल लेवल जो कि मेंटल हैं, साइकोलॉजिकल हैं, राइट, फिजिकल नहीं है, उसकी वेजेस रेट, सैलरी रेट्स ज़्यादा है। बेसिकली ये जो लेबर था यानी जो वेस्ट का लेबर है, जो वेस्ट में लोग हैं, वो अपने माइंड को ज़्यादा इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। उसके मुकाबले में जो ईस्टर्न ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन था वो खेती बाड़ी, मजदूरी, किसान इससे वाबस्तगी थी। तो आपने देखा कि दुनिया में आज वो भी उसकी जो वेजेस एंड सैलरीज हैं वो कितनी कम। तो यूँ हमने फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, हमने ऑक्यूपेशन को भी डिवाइड कर दिया। जैसे कि अंग्रेज़ी ज़बान को हम एक
आला दर्जा या सुपीरियम लैंग्वेज कंसिडर करते हैं। इस पे उसके बाद अगर हम अपनी नेटिव लैंग्वेज की बात करें तो हम उसको थर्ड पुअर कंसिडर करेंगे। तो ये जो फैब्रिकेशन है, ये जो डोमिनेशन है, ये हमें एडवर्ड सेड ने इसको रेज किया कि आवर रोल इज टू वाइडन द फील्ड ऑफ डिस्कशन, नॉट टू सेट द लिमिट्स इन अकॉर्ड विद द प्रिवेलिंग अथॉरिटी। हमें देखना पड़ेगा, वाइसेस देखनी पड़ेगी। एडवर्ड सेड से दैट कि ये जो लिटरेचर है जो प्रोड्यूस हुआ है जो वेस्टर्न्स की तरफ से, इसको हमें देखना पड़ेगा। इसमें इन्फ्लुएंस नज़र आता है इम्पीरियलिज्म का, और यहाँ पे हमें नेटिव्स कल्चर जो हैं उसका एक असर रसूख है। तो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है, और इससे जो इसका जो काम है, पीस ऑफ वर्क है, वो बेसिकली डिफरेंस क्रिएट करना है ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट। ओरिएंट बेसिकली हम ईस्ट को कहते हैं, और ऑक्सीडेंट हम जो है वो वेस्ट को कहते हैं। तो उस तरह का लिटरेचर कल्चर प्रोड्यूस होता हुआ हमें नज़र आता है इन दोनों के दरमियान। और बेसिकली इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो एक पावर डोमिनेशन है। मैंने अभी जैसे बताया, देखिए आज हमारे यहाँ वैलेंटाइन मनाया जाता है, हेलोवीन मनाया जाता है। तो ये कल्चर जो है, फलर डे, ये डे, फादर डे, मदर डे, 365 अ डे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डे, ठीक है, हाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। क्या वो हमारा पार्ट है? क्या वो हमारे कल्चर का पार्ट है? क्या वो हमारे रिचुअल्स हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों डोमिनेटिंग है हमारी सोसाइटी के अंदर? क्यों सब हेलोवीन मना रहे हैं यहाँ पे? हालांकि हमें तो, हमारा तो कहीं दूर दूर तक इससे कोई वास्ता नहीं है, वैलेंटाइन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है इस इवेंट के साथ। लेकिन क्यों है? उसकी रीज़न वेस्टर्नाइजेशन है, मगरब ज़दा हुए हैं, और ये पावर है उनके पास, एलीट है जो मार्क्सिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास होते हैं, तो वही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज़ भी डोमिनेट करता है। ये सुपर स्ट्रक्चर उनके पास। तो हमें इसी तरह पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक हमें यही नज़र आता है कि हमने अपनी जो असल है वो हमने खो दी है, और हम जो है वी ऑलवेज ट्राई टू इन्फ्लुएंस बाय द अदर। और जो है अदरनेस का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर और थ्योरी फिलोसफी को समझने के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ अदरनेस है कि अदरनेस यानी वी आर द अदर, वी आर द सुपीरियर एंड यू आर इन्फीरियर। ये जो एक कॉन्सेप्ट है जो हमें लिटरेचर में, राइटिंग्स में हमें नज़र आता है। 3 राइटर्स हैं बहुत ज़्यादा, इनका प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है, एडवर्ड सईद एंड गायत्री चक्रवर्ती, इंडियन फिलोसोफर, एंड होमी के भाभा। एंड these are the very influencing writer of post colonial, और इन्होंने ही फाउंडेशंस डेवलप की, जैसे कि एडवर्ड सईद ने 1970 में ओरिएंटलिज्म का एक कॉन्सेप्ट लिया और डिवाइड लाइन की बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। और गायत्री चक्रवर्ती ने जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप किया और मार्जिनलाइजेशन। कैन द सबाल्टर्न स्पीक, ये उनका बहुत एक इन्फ्लुएंसिंग वर्क है। और इसी तरीके से पोस्ट अ क्रिटिक ऑफ पोस्ट कॉलोनियल रीजन जो 1999 में प्रोड्यूस किया है, ये और नेशनहुड और नेशनलिज्म पे काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। और शी वाज बॉर्न इन 1942, और को-फाउंडर हैं पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में एडवर्ड सईद के साथ। एडवर्ड सईद वाज द फादर, एडवर्ड से was considered to be the father of post-colonial literature, और ये को-ऑथर है उनके साथ। और क्रिटिक ऑफ पोस्ट-colonialism, और जो है इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और जैकर डेरिडा की जो बुक है ग्रामेटोलॉजी, उसको उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया। इसी तरीके से होमी के भाभा जो है 1949 इज एन इंडियन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट, और उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, जो कॉलोनाइजेशन के आइडियाज़ को और आगे बढ़ाता है, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। कि स्पेस एंड प्लेस का एक कॉन्सेप्ट दिया है, मिक्सिंग की बात की है कि आज जो है हम आधा तीतर आधा बटेर जो हम हैं कि हम वी आर मिक्सिंग। देखिए ना, जैसे कि हमारी नेशनैलिटी जो है वो किस तरह से इमर्ज हो जाती हैं कि पाकिस्तानी नसात कैनेडियन भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं और साथ में
अमेरिकन भी हैं। तो ये जो इमिग्रेशन, तो ये दो बड़े ज़बरदस्त लिटरेचर हैं। इफ़ यू वांट टू बी स्टडी इन डिटेल अबाउट द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, तो यू गो फॉर द रीडिंग। अच्छा जी, बेसिकली थीम क्या है, अगर हम इस थ्योरी को अगर अंडरस्टैंड करें कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म कॉलोनाइजेशन जो है उसकी थीम क्या है। पोस्ट कॉलोनाइजेशन में अगर हम देखें तो हमें एक आइडेंटिटी क्राइसिस नज़र आता है। हमें एक आइडेंटिटी क्राइसिस नज़र आते हैं। हमें मिक्स ब्लेंड कल्चर नज़र आता है। यहाँ पे हमें पावर कंट्रोल गेम नज़र आता है, वन कल्चर टू द ओवर अनदर। इसी तरीके से हम नेशनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं। देखिए ना, इमिग्रेंट होते हैं, इमिग्रेंट कैसे वन और टू पर्सन इज होल्डिंग द मेनी मल्टीपल आइडेंटिटीज आर देयर। जैसे कि अब आप कनाडा चले गए, वहाँ जाके आपने वहाँ की नेशनैलिटी ले ली, तो आप कैनेडियन भी हैं और साथ में आप पाकिस्तानी भी हैं, और आपने अपनी नेक्स्ट जनरेशन वहीं बॉर्न की है, तो वो इज सेड टू बी कैनेडियन। तो आप जो है वो वहाँ के कल्चर को भी कुछ अडॉप्ट करेंगे, साथ में यहाँ से आप जहाँ बिलोंग करते थे, मिसाल के तौर पे आप पंजाब से थे, तो आप पंजाबी भी हैं और साथ में कैनेडियन भी हैं और फिर साथ में पाकिस्तानी भी हैं। तो ये जो आपकी एक मल्टी कल्चरलिज्म एक आइडिया थीम हमें नज़र आता है। और ये दुनिया भर में जैसे ही इमिग्रेशन ओपन हुई हैं, उससे हमने देखा कि हमारे हम कैसे इसको जोग्राफिकली लिमिटेशंस तो होती हैं एक कंट्री की, लेकिन जब हम आइडियोलॉजिकली बात करते हैं तो वो बिल्कुल आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो है वो क्रिटिसाइज करती है इस तरह के कल्चर के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर। तो यूँ देखा जाए तो अगर हम कहें कि भाई अमेरिका का कल्चर क्या है, तो वहाँ पे नेटिव ज़्यादा रह रहे हैं या फिर अदर कंट्रीज से लोग वहाँ चलेंगे। कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा का अपना खुद का कोई नेटिव कल्चर है, या फिर यहाँ से लोग जो ट्रांसपोर्ट लेके गए हैं तो अपने साथ वो अपनी रिवायात भी लेके गए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहाँ बैठे हैं मुल्क में, इंडिया पाकिस्तान में, तो हमारे पास जो यहाँ कल्चर प्रिवेल होता है वो क्या हमारा ही है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम कितने इन्फ्लुएंस में हैं दुनिया भर में। हमारा चाहे वो मीडिया को देखें आप, बॉलीवुड पूरा ही इन्फ्लुएंस बाय द हॉलीवुड है, और आर लॉलीवुड इज कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस बाय द हॉलीवुड एंड द बॉलीवुड एज वेल। इस तरह लिटरेचर राइटर्स भी, ड्रेसिंग भी, फैशन भी, और हमें हमें एक असर रसूख नज़र आता है। तो हम यहाँ रह के भी हम यहाँ के नहीं हैं। और जो है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो है वो यही क्रिटिक करती है कि आपका ओन कल्चर क्या है और ये किस तरह से डोमिनेट कर रहा है। जो गुलाम कंट्रीज़ हैं, जो कॉलोनाइज़ कंट्रीज़ हैं, जो जो उनको रूल करते हैं, वो इसी तरह से रूल करते हैं कि वो उनको अपनी सोच का गुलाम बनाते हैं, अपने ख़यालात का, अपनी आइडियोलॉजी का गुलाम बनाते हैं, और वो उनको डिक्टेट करते हैं कि क्या प्रोफ़ेशन, क्या ऑक्यूपेशन, क्या लाइफ़स्टाइल, क्या ज़िंदगी के कामयाबी के ज़ामिन होंगे जो आपने फ़ॉलो करने होंगे। जैसे कि आपने एक चीज़ों को देखा है कि जैसे हमने देखा है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की बात है, कॉलोनाइजेशन, जैसे मैं आपको अभी डिस्कशन में यही बात कर चुके हैं कि जो एक मैनुअल वर्क डन था, वो अब अफ्रीका में देखें आप, आप जो है लैटिन अमेरिका में, या फिर आप जो है एशिया में देखें, तो ये अदर उनको कंसिडर कर रहे होते हैं, कॉलोनाइज कर दिया। So be aware, colonization is now is said to be a modern slavery। ये आज के ज़माने की एक ये सोच की गुलामी है बेसिकली। जी, कॉलोनाइजेशन में हम आइडियाज़, आइडियोलॉजी, ये हमें एजुकेट किया जाता है। जो हमारी जो एजुकेशन एकेडमिक है वो भी एक कॉलोनाइज होती हैं। आप देखेंगे जो टेक्स्ट बुक हैं, लिटरेचर हैं, दे आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। हमें वो हीरोज़ नज़र आएंगे, हमें वो इन्फ्लुएंसर नज़र आएंगे, जो एक वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर डोमिनेटिंग मोड है। वो मैगज़ीन, वो लाइफस्टाइल, वो सब कुछ। और यही हमें एक तरीका बताया जाता है कि इफ़ वी फॉलोइंग दिस स्टेप तो हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम जो है वो एक नाकाम फेल स्टेट कंसिडर किए जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम को देखेंगे तो ये बेसिकली जो कॉलोनाइजेशन है, दिस इज़ अ वॉर गेम बिटवीन द रिसोर्सेज। ये सारी जंग जो है वो समझें, ये जो नेम ऑफ द कंट्री नहीं है बल्कि ये नेम ऑफ द रिसोर्सेज। ये हमें जो है लोग
हमें दुनिया में मैप में नज़र इस तरह से आते हैं कि कहाँ ऑयल है तो कहाँ कॉटन है तो कहाँ गोल्ड है तो कहाँ कॉफ़ी है, कहाँ अफ़ीम है तो कहाँ सिल्क है तो कहाँ जो है वो गैसेज़ है, कहाँ पेट्रोल है। और इसी इसी माशी जो है वो हमारी जो एक्सचेंज ज़रूरत के तहत जो है ये सब एक दूसरे के साथ जो है वो एक कोलोनाइज़ होते हैं और एक पावर गेम डोमिनेशन रहती है। जैसे अभी हमने मिसाल दी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो तिजारत के ही तहत आया था। तो उससे पीछे जाएँ ऑटोमन एम्पायर में सल्तनत उस्मानिया में तब भी वो मिर्च, पेपर वगैरह की ट्रेडिंग के लिए आए थे। तो आपने देखा है माज़ी में वाइकिंग्स के बारे में भी इसी तरह से कि वो तो ये ब्रिटिश एम्पायर है 1940 में कॉमनवेल्थ कंट्री जिसे आप कहते थे। और ये और आज 1947 तक आप इस एम्पायर को देखेंगे किस तरह से वो कॉलोनाइज हुआ। और आफ्टर दैट आपने देखा होगा कि 1942 ऑनवर्ड आपने कितने सारे ममालिक को आज़ाद होते हुए देखा होगा। बेसिकली वो कॉलोनाइज हो गए थे, ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल को लूज करके उनको कॉलोनाइज कर दिया। अब लेकिन सवाल ये है कि ज़मीन दे दी लेकिन सोच उनके पास ही रही, कंट्रोल रहा। और किस तरह से ये कॉलोनाइजेशन की डेफिनेशन को देखते हैं हम। कॉलोनाइजेशन बेसिकली इज अ प्रैक्टिस ऑफ acquiring full or partial political control over the another country, socio-economic and the political control over the another country, occupying it with settler and exploiting it economically। ठीक है कि वो उनको इस्तेमाल करते हैं सोशली, पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली, उनको डिक्टेट करते हैं, उनको टर्म्स डिक्टेट करते हैं। तो एक कॉलोनाइजर है और एक कॉलोनाइज्ड है। यानी जो कॉलोनाइज है वो दे आर द स्लेव, वो गुलाम है। और जो कॉलोनाइजर है वो उनको डिक्टेट करता है, वो अक्वायर करता है। इसी तरह 1945 से ऑनवर्ड ये देखें आप, इतने सारे कंट्रीज आपके सामने में है। जैसे मिसाल दी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश, फ्रांस, पोर्टुगल, यूरोपियन कंट्रीज में आए। फिर आपको 1950 में चाइना, 1947 में इंडिया, पाकिस्तान, बहुत सारे आपको जो है वो नज़र आएंगे आज़ाद होते हुए ममालिक। अच्छा, पोस्ट कॉलोनिज्म क्या है? अगर हमने कॉलोनाइजेशन को हमने जैसे देखा कि नेशन जो है वो रूल कर रही है ओवर द टेरिटरी बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, a population that is subjected to political domination of another population। एक जो है मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर उसकी पॉपुलेशन के ऊपर देखिए ना, अगर 20 लोग हैं, उस 20 में से जो 5 लोग हैं वो बहुत कोई अमीर हैं और उनका एक जो है उनके पास असर रसूख है, तो बाकी जो 15 लोग हैं वो वही सब कुछ करेंगे जो वो 5 लोग उनको बताएंगे कि कैसे पहने, कैसा कल्चर रखें, क्या रिलीजन रखें, किस तरह के तौर तरीके, क्योंकि पावर्स उन 5 लोगों के पास है। ये मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू था और यही मार्क्सिज्म से हम इसको कोलोनाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो पोस्ट जो वर्ड है वो आफ्टर दैट होता है कि पोस्ट इज अ प्रीफिक्स, वी नीड टू फर्दर डिस्कस द हिस्ट्री बियॉन्ड कोलोनाइजेशन, यानी पोस्ट आफ्टर द कोलोनाइजेशन, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए। तो जैसे कि मैंने बताया कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए कि हम अपने कल्चर को भूल गए, कल्चर डिफ्यूजन का शिकार हो गए। तो हम कोलोनाइजेशन को कैपिटलिज्म के साथ कैसे रिलेट करें, जो हम अभी हमने मार्क्सिस्ट की पॉइंट को भी रेज किया। बेसिकली जो वेस्टर्न नेशंस हैं, आपने देखा होगा कि जब वो जब ये यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड थे, फ्यूडल सिस्टम था, तो तब भी जो लॉर्ड्स थे उनको यही कंसिडर किया जाता था कि वो वहाँ से ग्रेन दे रहे हैं उनको और जो है उसके बदले में जो है वो उनको वो प्रोटेक्शन देंगे। तो कैपिटलिज्म जो है वो इसी तरह से डेवलप होता गया कि वो मार्केट्स को कंट्रोल करने लग गए। यानी वो उनकी ज़मीनें बेशक उनकी थी लेकिन वो उनकी नहीं रही। और आपने देखा होगा सादत हसन मंटो ने इतना कुछ लिखा, उससे उसके अलावा जो है वो हमें और डिफरेंट हमें राइटर्स नज़र आते हैं जिन्होंने ये पार्टीशंस के बाद और उसके से जो कुछ फील होते हुए देखा कि ये रेड क्लब क्या है, रेड क्लब कमीशन क्या है, कि दीवार खींचती जाए कि इस पार वो और इस पार हम। तो लेकिन अब वो जो देखा होगा आपने पार्टीशन से पहले वो जो नवाब और जमींदार फ्यूडल थे वो शायद बिल्कुल ही रोड पर आ गए, क्योंकि एज पर द रूल के अब वो सब स्टेट का है। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम है, आपने देखा एक नया सिस्टम उसको उखड़ते बिखरते देखा आपने। और कैपिटलिज्म ऐसे हुआ कि रिसोर्सेज जो हैं, अब वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अब किसके हो गए, वो एक वो कैपिटलिस्ट के हो गए, मार्केट उसने कंट्रोल कर ली, पूरी पूरी ज़मीन अब जिसके पास होगी
अब वो वहाँ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन करे, प्लांट करे और वो लेबर को इस्तेमाल करेगा। और आपको पता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, वही फिर मार्केट का इन्फ्लुएंसर होता है, कैपिटलिस्ट बन जाता है। तो इस तरह से पोस्ट कॉलोनिज्म में हमने कॉलोनाइजेशन, पहले तो हमने इम्पीरियलिज्म की बात की थी आपसे कि एक नेशन दूसरी पे कॉन्क्यूर करती है, उसके बाद अपने इस आइडिया को डिसेमिनेट करती है और उसके आइडियाज़ को डीकोलोनाइज कर दी। और फिर हमने बात, इसको हम कहते हैं न्यू कॉलोनाइजेशन, यानी नए आइडियाज़ पे इमर्ज हो रहे हैं। और पोस्ट कॉलोनाइजेशन बेसिकली ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये बेसिकली लिटरेचर जो है कॉमनवेल्थ लिटरेचर ख़त्म हो गया, उससे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की तरफ बात आपकी आगे चली गई है। इसमें आपको फ्रेंच फैनन नज़र आते हैं, जो ब्लैक स्किन वाइट मास, ये बड़ा ज़बरदस्त की लाइन आपको नज़र आएगी कि जो है वी आर होल्डिंग द मेनी सोल्स विद इन वन बॉडी, और two souls and two thoughts in one dark body, या many souls in one dark body। तो इस तरह एडवर्ड से एक ओरिएंटलिज्म जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। और बेल आश्रफ ने एम्पायर वाइट स्पेक के बारे में बात की। और पोस्ट कॉलोनियल जो है वो नेशनैलिटी और नेशनहुड पे हमें बात करते हुए नज़र आता है। तो उस ज़माने में जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है, यानी वो लिटरेचर जो पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग का नतीजा है, उनकी कंसर्न नेशनहुड पे रही है, आइडेंटिटी पे रही है। और उन्होंने जो है वो मेट्रोपॉलिटन्स, क्रियोल्स, इंडिजियंस ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स पे बहुत कुछ लिखा है। और और उन्हें यूरोपियन लैंड की डोमिनेशंस के बारे में बताया है। तो उनके जो हमें आइडियाज़ नज़र आएंगे, अदरिंग का कॉन्सेप्ट नज़र आएगा, जिसके अंदर में एक्सोटिक और डेमोनिक अदर नज़र आएंगे, जिसमें कहा जाता है कि वी आर द इंफीरियर नाउ। आइडेंटिटी क्राइसिस की बात हमें नज़र आएगी इस लिटरेचर में। और पावर की बात है, क्रॉस कल्चर के ऊपर बहुत बात हमें नज़र आएगी। और जो डेस्पोरा है, जिसमें हम होम इमेजिनरी होमलैंड कंसिडर करते हैं कि जहाँ हम रह रहे हैं। हाइब्रिडिटी की बात है, जिसमें बात की जाती है कि हम नेगोशिएट कर लेते हैं दो आइडेंटिटीज़ के दरमियान, और एक मिक्स ब्लेंड कल्चर जो है वो हम बना लेते हैं। इसी तरीके से बॉयज़ ने डबल कॉन्शियसनेस के ऊपर भी बात की कि ब्लैक स्किन, वाइट स्किन, जो बड़ा पॉपुलर लाइन है फ्रेंच फैनन का। तो कॉलोनाइजेशन जो है वो माइनॉरिटीज़ की तरफ भी जाती है। तो ये देखें डेफिनेशन, अगर हम इसको देखें, द सेटलमेंट ऑफ टेरिटरी, एक्सप्लॉयटेशन और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड अटेम्प्ट टू गवर्न द इंडिजीनियस इनहेबिटेंट ऑफ ऑक्युपाइड लैंड, यानी किसी भी एक जगह पे काबिज होके, उसके घर पे कब्जा करके वहाँ के लोगों के दिमागों पे भी कब्जा कर लेना। अगर हम ज़मीन पे कब्जे की बात करें तो वो इम्पीरियलिज्म है, लेकिन जब हम दिमाग पे, सोच पे साइकोलॉजिकली वॉर कर जाएं, विन कर जाएं, गवर्न करें, तो वो कॉलोनाइजेशन है। ए एम्फिसाइज ऑन सेटलमेंट ऑफ द लैंड, ज़मीन के ऊपर, जैसे मैंने कहा। बी इकोनॉमिक रिलेशनशिप इन द हार्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन, कि कैपिटलिज्म के ज़रिए मीशत, मार्केट, मंडी के ज़रिए जो है वो दाखिल हुआ जाता है। अनइक्वल रिलेशन ऑफ पावर एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द कॉलोनाइजेशन, दूसरा पावर एंड अथॉरिटी है, जिसके पास पावर होती है, डोमिनेशन होती है, फिर वो ही डिक्टेट करता है। तो इम्पीरियलिज्म, मैंने अभी आपको जैसे ही बताया कि इम्पीरियलिज्म बेसिकली क्या है, एन आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट व्हिच अपहोल्ड द लेजिटिमेसी ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कंट्रोल ऑफ वन नेशन बाय द अनदर। ताकत के बलबूते पे, जैसे कि वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू में कोशिशें की गई। अच्छा, कोलोनाइजेशन ऐसा नहीं है। colonization is one of the form of imperialism, यानी first step is imperialism, the next step is the colonization। तो colonization, भाई ज़मीन हमने हड़प ली, ज़मीन कब्जा कर लिया, काबिज हो गए, खतुआत कर ली, देन व्हाट? तो हम उसको, उसमें जो लोग बसते हैं, वहाँ के जो इनहेबिटेंट हैं, उनको हम कोई एक तर्ज ज़िंदगी बताएंगे, उनको कल्चर, उनको लाइफ, उनको एजुकेट करेंगे, उनको बताएंगे कि हम बेहतर कैसे हैं और तुम कैसे बुरे हो। और ये जो कोलोनाइजेशन है। तो वाइल कोलोनाइजेशन इज़ वर्चुअली ओवर टुडे, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आज जो है वो लिटरेचर प्रोड्यूस होता है। Imperialism continues as phase the Western nation, in particular US, still engage in imperial act, securing wealth and power through the exploitation of other nations. Vietnam War, Iraq War, Iran War,
आपने देखा है बार-बार इंटरवीन करना मिडल ईस्ट के अंदर यूएस का, और नाउ ही बी अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स की दे विल कंसीडर द फेल्ड स्टेट। तो वो भी अभी भी इम्पीरियलिज्म और ब्रिटिश ने कॉलोनाइजेशन की कोशिश की, यूरोपियंस कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं। तो हमें ये सब आज हमें नज़र आता है। तो जो न्यू कॉलोनियल थ्योरीज हैं पोस्ट कॉलोनियल एरा में, पोस्ट मॉडर्निज्म में, वो लिटरेचर हमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ये कॉलोनियल रूल्स हैं। और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है वो अ, अपनी सुप्रीमिटी को शो करते जाते हैं। तो हम इसको एक ओवरव्यू कर लेते हैं, इस सारी बात को सम अप कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगर हम सम अप करें तो हमने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में का जो थीम था उसमें इमिग्रेशन, नेशनल आइडेंटिटी, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की बात हुई, कॉन्सेप्ट ऑफ अदरनेस और रेजिस्टेंस पे बात हुई है, और इसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं कल्चर आइडेंटिटीज़ के बारे में हमें बताया गया है।